Assalamu alaikum everyone. Today I'm gonna discuss a very fundamental biological tool of molecular biology, that is vector. So let's get started. What is vector? तो वेक्टर क्या है कि डीएनए का एक मॉलिक्यूल जो कि एक कैरियर का काम करेगा टू ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल, ताकि वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर सके एक होस्ट सेल में, और होस्ट सेल में जाकर वो रेप्लिकेशन कर सके एंड कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन। ऐसे डीएनए के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं वेक्टर। अब जितने भी हमारे पास जीन क्लोनिंग के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जीन क्लोनिंग मीन कोई भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हम उसकी आइडेंटिकल कॉपीज़ तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उनके लिए हमें वेक्टर की ज़रूरत होती है। ठीक है, बैक्टीरिया का दूसरा नाम कैरियर है। अब हमारे पास है कि कोई भी हमने एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके अंदर हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और एक ए पीस ऑफ फॉरेन डीएनए जो कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, जिसके हम कॉपीज़ तैयार करना चाहते हैं वो वाला डीएनए हमें चाहिए होगा। और जो हमारे पास फॉरेन डीएनए वो डिपेंड करेगा वेक्टर पर रेप्लिकेशन के लिए, क्योंकि जो हमारे पास वेक्टर है इट हैज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, लेकिन जो हमारे पास फॉरेन डीएनए होता है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फॉरेन डीएनए इट कैन नॉट रेप्लिकेट अनलेस प्लेस्ड इन वेक्टर। जब तक हम उसे वेक्टर के साथ प्लेस नहीं करेंगे तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इतनी है कि वेक्टर्स की कौन सी क्लासेस हैं। मिड 1970s तक बहुत से वेक्टर्स डेवलप हो चुके थे। उनमें से जो हमारे पास मेजर क्लासेस हैं वो है प्लाज्मिड्स और फेजेस। अब प्लाज्मिड्स हमारे पास क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, लाइक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो फेजेस हमारे पास हैं ये होते हैं वायरसेस जो कि बैक्टीरिया की पर्टिकुलर स्पीशी को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे इशरिकिया कोली हमारे पास बैक्टीरिया की एक स्पीशी है, उसको जो वायरस अटैक करता है उसे हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको डिटेल स्टडी करेंगे, प्लाज्मिड्स को और फेजेस को। जो हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए होता है, आप उसका कॉन्सेप्ट तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक डीएनए का फ्रेगमेंट है। ठीक है, हम उस डीएनए के फ्रेगमेंट से कुछ हिस्सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम के साथ कट करके उसकी जगह कोई, यहाँ से फ़र्ज़ करें कट किया और इसकी जगह पे कोई नया जो फॉरेन डीएनए था जिसकी हमने कॉपी तैयार करनी है वो इसके साथ अटैच कर देते हैं या लाइगेट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या तैयार हो गया, रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए हम इसे किसी होस्ट सेल के अंदर डालेंगे ताकि ये होस्ट सेल की बायोलॉजिकल मशीनरी को यूज़ करे और अपनी कॉपीज़ को तैयार कर सके। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम इस रिकम्बिनेंट डीएनए को जो कि हमने वेक्टर के साथ फॉरेन डीएनए को अटैच करके बनाया, उसे होस्ट सेल के अंदर इंटर कैसे करना, उसको इंट्रोड्यूस कैसे करवाना। इसके लिए हमारे पास बहुत से वेज़ हैं, लेकिन जो हमारे पास 2 ट्रेडिशनल वेज़ हैं वो है इंक्यूबेशन और इलेक्ट्रोपोरेशन। इंक्यूबेशन में क्या होता है कि हम होस्ट सेल को या फिर कह सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल को इंक्यूबेट करेंगे कैल्शियम साल्ट के कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन में। अब जो हमारे पास कैल्शियम साल्ट है वो क्या करेगा, इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको लीकी बना देगा या फिर इसको परमिएबल बना देगा सेल्स को। अब जब हम इन परमिएबल सेल्स को मिक्स करेंगे डीएनए के साथ, तो वो जो डीएनए है वो मेम्ब्रेन के ज़रिए सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है इंक्यूबेशन। दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में हम क्या करते हैं, हम बैक्टीरियल सेल को या फिर होस्ट सेल को हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं ताकि वो जो हमारे पास सेल वॉल है या फिर मेम्ब्रेन है सेल की, उसके अंदर पोर्स पैदा करेगा और उन पोर्स के ज़रिए जो डीएनए है वो सेल के अंदर इंटर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थे 2 वेज जिनके ज़रिए हम रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्लाज्मिड्स एज ए वेक्टर कैसे वर्क करते हैं। तो इनको किसने डेवलप किया था, बोयर एंड हिज कोलीग्स डेवलप ए सेट ऑफ वेरी पॉपुलर वेक्टर्स। बॉयर और उसके कोलीग्स ने एक जो पॉपुलर वेक्टर्स का एक सेट डिस्कवर करवाया और उस सेट को हम क्या बोलते हैं, पीबीआर प्लाज्मिड सीरीज़। अब पीबीआर प्लाज्मिड सीरीज़ की एक मॉडिफाइड फॉर्म जो डेटेड क्लास है प्लाज्मिड्स की, उन्हें हम बोलते हैं पीयूसी सीरीज़। ठीक है, पीयूसी सीरीज़ भी उसी बेस पर बनाई गई है जिस बेस पर पीबीआर प्लाज्मिड सीरीज़ थी, बस उसके अंदर से कुछ अबाउट 40% डीएनए को जो डिलीट कर दिया गया और उसको मॉडिफाई करके पीयूसी सीरीज़ बना दी गई। अब जो हमारे पास पीयूसी सीरीज़ है इसके अंदर बहुत सी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। रेस्ट्रिक्शन साइट्स वो होती हैं जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस एंजाइम्स एक्ट करते हैं डीएनए के उस
पार्ट को या उस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास बहुत सी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं क्लस्टर्ड इनटू स्मॉल एरिया, जो एक स्मॉल एरिया तक रेस्ट्रिक्ट होती हैं, इसे हम बोलते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो पीयूसी वेक्टर है उनके पास क्या होते हैं, एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस जीन होते हैं। ऐसे जीन्स होते हैं जो कि एम्प्लिसिन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पैदा कर सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास बैक्टीरियल सेल है उसके पास एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस जीन होगा, तो अगर हम उसको एम्प्लिसिन एंटीबायोटिक दे भी देते हैं तो बैक्टीरिया किल नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास उसके ख़िलाफ़ फाइट करने के लिए रेजिस्टेंस मौजूद है। तो ये क्या इसका फ़ायदा क्या होगा, बैक्टीरिया सेलेक्ट हो जाएगा, वो किल नहीं होगा। दूसरा हमारे पास जो पीयूसी वेक्टर्स के पास चीज़ होती है वो होती है जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोवाइड कन्वीनियंट वे ऑफ स्क्रीनिंग फॉर क्लोन्स डैट हैव रिकम्बिनेंट डीएनए। हम अभी आगे जाके स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ये क्या होता है। अब हमारे पास जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट हैं पीयूसी वेक्टर्स की, वो डीएनए के जिस सीक्वेंस में लाई करती हैं उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं लैक जी, ठीक है। तो लैक जी का फंक्शन क्या है ये भी हम देखते हैं। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इंजाइम, अब हम जानते हैं जितने भी इंजाइम हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और प्रोटीन्स किसकी बनी होती हैं, अमाइनो एसिड्स की। अब जो हमारे पास अमाइनो एसिड है उसके हम जानते हैं जिसका जनरल फार्मूला है, उसके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है, और उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है, और एक हमारे पास आर ग्रुप होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास इसका अमाइनो टर्मिनल है, अमाइनो एसिड का जो अमाइनो टर्मिनल है वो किसने कोड करना है, लैक जी जीन ने, ठीक है। हमारे पास जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इंजाइम का अल्फा पेप्टाइड टर्मिनल है वो कौन कोड करेगा, लैक जी जीन, ठीक है। अब ये तो हमारे पास लैक जी जो था वो हमारे पीयूसी वेक्टर का हिस्सा था। अब ये वेक्टर जिस होस्ट सेल के अंदर आएगा या होस्ट बैक्टीरिया के अंदर आएगा, उस बैक्टीरिया के पास जो जीन होते हैं वो क्या करेंगे, ये इनकोड करेंगे कार्बोक्सिलिक पोर्शन ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के कार्बोक्सिलिक पोर्शन को इनकोड करेंगे। तो इस तरह हमारे पास दो फ्रेगमेंट्स तैयार हो गए, एक तो हमारे पास अमाइनो टर्मिनल वाला फ्रेगमेंट और दूसरा हमारे पास कार्बोक्सिलिक पोर्शन वाला, ठीक है। अब ये दोनों फ्रेगमेंट्स इंडिपेंडेंटली इनएक्टिव होते हैं ये, लेकिन अगर हम इन दोनों फ्रेगमेंट्स को मिला दें, एसोसिएट करवा दें एक दूसरे के साथ, तो ये दोनों फ्रेगमेंट्स मिलकर एक एक्टिव एंजाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन। अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज फ्रेगमेंट्स मेड बाय दीज पार्शियल जीन्स। कौन से पार्शियल जीन्स, एक तो हमारे पास होस्ट बैक्टीरिया का जीन फ्रेगमेंट और दूसरा हमारे पास लैक जी जीन, ये दोनों हमारे पास पार्शियल जीन्स हैं जो कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के फ्रेगमेंट्स को बना रहे हैं। बट दीज फ्रेगमेंट्स कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन विवो और दी टू पार्शियल जीन प्रोडक्ट्स कैन एसोसिएट टू फॉर्म एक्टिव जीन। अब ये जो दोनों फ्रेगमेंट्स हैं ये आपस में एसोसिएट करके एक एक्टिव जीन बना सकते हैं, इसे हम बोलते हैं अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन। इसकी यही एग्जांपल ये कि PUC18 वेक्टर जो है जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर जिसके पास पार्शियल बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जीन होगा, तो ये एक एक्टिव बीटा ग्लैक्टोसाइडेज प्रोड्यूस कर सकेगा। अब हमारे पास है स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट ऐसे है कि फ़र्ज़ करें आपने बहुत सारे जो कॉलोनीज़ हैं बैक्टीरिया की वो तैयार कर ली हैं और आप उनमें से देखना चाहते हैं उन क्लोन्स को जिनके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए मौजूद है उनसे जिनके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्लोन्स हैं उनको प्लेट करेंगे ऑन मीडियम कंटेनिंग बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इंडिकेटर। उनको एक ऐसे मीडियम में डालेंगे जिसके अंदर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इंडिकेटर मौजूद होगा। अब वो कॉलोनीज़ जिनके अंदर PUC प्लाज्मिड या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए जो इंटर हो गया है वो उनका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास इंडिकेटर है वो होता है एक्स गाल बेसिकली क्या है, ए सिंथेटिक कलरलेस ग्लैक्टोसाइड है, ठीक है। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्लीव्स एक्स गाल एंड रिलीज ग्लैक्टोज प्लस एन इंडिगो डाई डैट स्टेन्स द बैक्टीरियल कॉलोनी ब्लू। अब जो हमने एक्स गाल एज ए इंडिकेटर यूज़ किया जो कि ग्लैक्टोसाइड है, जो हमारे पास बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है वो उस ग्लैक्टोसाइड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। उसको ब्रेक करने के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्लैक्टोज। तो अब जो हमारे पास बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इंजाइम है ये कहाँ से आया है, अब वो वाले बैक्टीरियल क्लोन्स जिनके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए ऐड हो गया था उनके अंदर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज होगा एक्टिव, क्योंकि जो होस्ट बैक्टीरिया है एक तो डीएनए जो हमारे पास बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का कार्बोक्सिलिक फ्रेगमेंट है वो तैयार करता है, और जो हमारे पास प्लाज्मिड
है वो तैयार करता है उसका अमाइनो टर्मिनल वाला फ्रेगमेंट। तो वो दोनों फ्रेगमेंट्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर एक एक्टिव बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाते हैं। तो वो क्लोन्स जिनके अंदर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एक्टिव होगा वो तो एक्स गाल जो है उसको लीव कर देंगे और रिलीज़ करेंगे ग्लैक्टोज को और इंडिगो को। वो क्लोन्स जिनके अंदर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एक्टिव नहीं है वो क्या करेंगे, उनके अंदर क्लीवेज भी नहीं होगी और जो एक्स गाल है वो ग्लैक्टोज और इंडिगो डाई में चेंज भी नहीं होगा और स्टेनिंग भी नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास है कि स्क्रीनिंग कैसे होती है और हम उन कॉलोनीज़ को जिनके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए मौजूद है और वो कॉलोनीज़ जिनके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए मौजूद नहीं है उनको एक दूसरे से अलग कैसे करते हैं। प्लाज्मिड्स partial beta galactosidase gene can be inactivated by placing an insert into multiple cloning site। अब इसमें बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास प्लाज्मिड का पार्शियल बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जीन है हम उसको इनएक्टिव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो उसकी मल्टीपल क्लोनिंग साइट है उसके अंदर कोई इंसर्ट कोई डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देंगे तो एमसीएस जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा और जो एंजाइम है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। इट कैन नो लॉन्गर मेक ए प्रोडक्ट। अब वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाएगा डैट कॉम्प्लीमेंट दी होस्ट सेल्स बीटा ग्लैक्टोसाइडेज फ्रेगमेंट, जो होस्ट सेल का बीटा ग्लैक्टोसाइडेज फ्रेगमेंट है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर सके। इस वजह से जो एक्स गाल है वो क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। तो ये थी हमारे पास स्क्रीनिंग के हम कैसे बैक्टीरियल कॉलोनी है उसके अंदर से वो वाले क्लोन्स जिन्होंने एंजाइम प्रोड्यूस किया और जिन्होंने नहीं किया उनको अलहदा कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि जो हमारे पास फेजेस हैं वो एज ए वेक्टर कैसे काम करते हैं। तो फेजेस हमारे पास क्या है, नेचुरल वेक्टर्स हैं। जैसे हमारे पास बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करता है। ट्रांसड्यूस बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम वन सेल टू एन अदर, ये बैक्टीरियल डीएनए को ट्रांसफ़र करेगा फ्रॉम वन सेल टू एन अदर, एक सेल से दूसरे सेल में। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। अब ये इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, बाहर से कोई बैक्टीरियोफेज आता है और वो इसको करता है अटैक, ठीक है। अब वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर इंसर्ट करेगा, ठीक है। जब वो इसके अंदर इंसर्ट करेगा इसकी जो बायोलॉजिकल मशीनरी है उसको यूज़ करके वो रेप्लिकेशन करेगा उसके अंदर और मज़ीद क्या करेगा, बैक्टीरियोफेजेस बना देगा। अब क्या होता है, कभी मिस्टेकनली ऐसा होता है कि जो हमारे पास क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल क्रोमोसोमल सेगमेंट्स होते हैं वो बाजुकात इसके अंदर पैक हो जाते हैं। अब ये जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज बना है, ठीक है, ये सेल बर्स्ट होगा और ये बैक्टीरियोफेज बाहर आ जाएंगे। अब इस बैक्टीरियोफेज के अंदर बैक्टीरिया का क्रोमोसोम या बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल सेगमेंट या जेनेटिक मटीरियल मौजूद होगा। अब ये वाला जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज है जब ये किसी और बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम या डीएनए का सेगमेंट भी चला जाएगा। तो इस तरह ये एक सेल से किसी दूसरे सेल में जो हमारे पास बैक्टीरियल डीएनए है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास हैव नेचुरल एडवांटेज ओवर प्लाज्मिड्स। ये प्लाज्मिड की निस्बत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास एफिशिएंसी ज़्यादा होती है रेप्लिकेट करने की, ठीक है। ये सेल को ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं प्लाज्मिड की निस्बत और यील्ड ऑफ क्लोन्स विद फेज फैक्टर्स इज़ यूजुअली हायर। इनका जो यील्ड होता है वो ज़्यादा होता है। क्लोन्स आर नॉट कॉलोनीज ऑफ सेल्स बट प्लेक्स फॉर्म्ड व्हेन फेज क्लियर्स आउट ए होल इन ए लॉन ऑफ बैक्टीरिया। अब इस बात का क्या मतलब है? अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास फेज जब एज ए वेक्टर काम करेगा तो जो हमारे पास क्लोन्स तैयार होंगे वो कॉलोनीज नहीं होंगी बल्कि वो प्लेक्स होंगे। अब देखें, अब ये जो हमारे पास प्लेक्स हैं ये कैसे बनती हैं। एक बैक्टीरियल सेल है उसको एक बैक्टीरियोफेज है उसने अटैक किया है और उसकी जो बायोलॉजिकल मशीनरी है उसको यूज़ करके उसने क्या किया, रेप्लिकेशन किया और काफ़ी सारे ऐसे फेजेस बना देगा। जब काफ़ी सारे ऐसे फेजेस बना देंगे तो ये फेजेस जो सराउंडिंग में मौजूद बैक्टीरियल सेल्स होंगे उनको भी इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। उसकी बायोलॉजिकल मशीनरी को टेक ओवर करेंगे, ठीक है। उसके अंदर रेप्लिकेशन बार बार करेंगे और जब बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन हो जाएगी तो वो सेल बर्स्ट कर जाएगा। इस तरह ये जितने भी सराउंडिंग में मौजूद बैक्टीरियल सेल्स होंगे उनको किल करते जाएंगे। जब बैक्टीरियल सेल किल हो जाएंगे, ठीक है, सबको इन्फेक्ट कर देंगे तो उस एरिया में क्या बन जाएगा, क्लियर होल्स बन जाएंगे जिन्हें हम बोलते हैं कि ये प्लेक फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद है बिकॉज ऑल दी फेजेस इन दी प्लेक डिराइव फ्रॉम सिंगल ओरिजिनल फेज, क्योंकि एक ही फेज था जिसने एक बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट किया, उसके अंदर एप्लीकेशन की, उसके जो प्रोजनी बनी उसने सराउंडिंग बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट किया। तो इस तरह एक फेज जो है वो सारी कॉलोनी
जो बैक्टीरियल लान है उसको इन्फेक्ट करता जा रहा है, किल करता जा रहा है। तो इसके नतीजे में जो हमारे पास फेज बनते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, मतलब क्लोन होते हैं, वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वेक्टर है वो है लैम्डा फेज वेक्टर। इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया? फ्रेड ब्लैटनर और उसके कोलीग्स ने लैम्डा फेज वेक्टर को कंस्ट्रक्ट किया। उन्होंने जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, उसको लिया, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था उसका डीएनए है जो उसको निकाला, ठीक है। जो फेज डीएनए था उस फेज डीएनए को निकाल लिया और उसका जो मिडल पार्ट था ना, डीएनए का जो मिडल वाला पार्ट था उसको निकाल दिया, ठीक है। इस डीएनए को पहले निकाला, फिर उसका जो मिडल वाला पोर्शन था वो भी निकाल दिया और उसकी जगह कोई फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह ये हुआ कि हमारे पास जो रिकम्बिनेंट डीएनए वो तैयार हो गया, क्योंकि उसमें फेज डीएनए के भी कुछ फ्रेगमेंट्स थे और ज़्यादातर जो था वो फॉरेन डीएनए था, क्योंकि उसका मिडल वाला पोर्शन हमने निकाल दिया। ब्लैटनर नेम दीज वेक्टर्स कैरन वेक्टर्स। ब्लैटनर ने इन वेक्टर्स को कैरन वेक्टर्स का नाम दिया। एक जो मोर जनरल टर्म हमारे पास यूज़ की जाती है लैम्डा वेक्टर्स के लिए, उसे हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट वेक्टर्स। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने फेज डीएनए का जो ज़्यादातर हिस्सा था मिडल वाला उसको निकाल के उसकी जगह पर फॉरेन डीएनए ऐड कर दिया था या रिप्लेस कर दिया था, इसलिए हम इनको बोलते हैं कि ये रिप्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब इनका एडवांटेज क्या था लैम्डा वेक्टर्स का? अब ये जो हमारे पास लैम्डा वेक्टर्स थे, क्योंकि इसका हम ज़्यादातर डीएनए निकाल के उसकी जगह फॉरेन डीएनए डाल देते हैं, तो इसका मतलब वो ज़्यादा फॉरेन डीएनए को अकोमोडेट कर सकता है। और अगर हम कोई अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसकी कॉपीज़ तैयार करवाना चाहते हैं और उसका साइज़ भी लार्ज है, तो हम लैम्डा फेज को एज ए वेक्टर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लार्ज डीएनए के फ्रेगमेंट्स की कॉपीज़ तैयार करवा सकेगा। कैरन 4 कैन एक्सेप्ट अप टू अबाउट 20 kb ऑफ डीएनए। ये 20 kb ऑफ डीएनए को एक्सेप्ट कर सकता है। लैम्डा रिप्लेसमेंट वेक्टर्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग जीनोमिक लाइब्रेरीज। अब ये हमारे पास है डायग्राम, इसमें क्या है ये आप देखें। पहले सबसे ये हमारे पास है फेज डीएनए, ठीक है। ये फेज डीएनए है, ये उसकी कोज साइट्स हैं, ये कोहेसिव साइट्स हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास एरिया है यहाँ, ये वो एरिया जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस एंजाइम आकर एक्ट कर सकते हैं और इन जगहों पर कट्स लगा सकते हैं, ठीक है। एंजाइम ने एक्ट किया, ठीक है। अब उसने क्या किया, इस फ्रेगमेंट को तोड़ दिया। अब ये हमारे पास दो फ्रेगमेंट्स आ गए हैं। जो हमारे पास लेफ़्ट वाली साइड है इसको हम नाम देते हैं लेफ़्ट आर्म का, और जो राइट वाली है इसको हमने दे दिया नाम राइट आर्म का। और ये जो स्टफ़र्स थे इनको हमने निकाल दिया है, ठीक है। जैसे हमने पीछे देखा था कि हमने उसका जो मिडल डीएनए का फ्रेगमेंट था उसको हम टुक आउट कर देते हैं। अब जो हमारे पास ये सेंटर में जगह बची है, इसमें हमने क्या करना है, फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिया। अब ये हमारे पास बन गया है रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार हुआ है, हमने इसको क्या करना है, पैकेज करना है। ये हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए, ये जो हमने फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया वो, और ये जो हमारे पास कोज साइट्स थी उसकी कोहेसिव साइट थी वो। अब हमने इनको करना है पैकेज। तो हमारे पास ये है फेज हेड, ठीक है, या फिर हेड कंपोनेंट है, और ये हमारे पास है टेल कंपोनेंट, ठीक है। अब हमने इसको कर दिया इसके अंदर पैकेज, जो कि एक इन्फेक्शियस फेज है। अब ये क्या करेगा, बैक्टीरियल जो लान है वहाँ पर जाएगा और एक बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करेगा, फिर दूसरे को इन्फेक्ट करेगा, तो हमारे पास ये प्लेग्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट लैम्डा फेज वेक्टर। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि कोज़मिट जो है वह एज ए वेक्टर कैसे काम करता है। तो जो कोज़मिट है ये वेक्टर इसलिए डिज़ाइन किया गया था कि ये हमारे पास लार्ज फ्रेगमेंट्स जो हैं डीएनए के उनको क्लोन कर सके। अब जो कोज़मिट है ये बिहेव करता है एज प्लाज्मिड एंड एज फेज। ये प्लाज्मिड और फेज दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो कोहेसिव साइट्स हैं या कोहेसिव एंड्स हैं वो भी मौजूद होते हैं, और प्लाज्मिड और रीजन ऑफ रेप्लिकेशन है वो भी मौजूद होता है। देखिए हमारे पास जो बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, उसके अंदर जो फेज डीएनए है, हमने क्या करना है, उस फेज के डीएनए को निकाल लेना है बाहर, ठीक है। अब उस फेज डीएनए को निकाल कर उसकी जो कोज साइट्स या फिर कोहेसिव एंड्स होंगे सिर्फ उनको रहने देना, और जो उसका मिडल पोर्शन होगा फेज डीएनए का उसको हमने निकाल देना है, ठीक है। अब ये जो कोहेसिव साइट्स हैं या कोहेसिव एंड्स हैं उनको इसलिए रखा है क्योंकि ये जो डीएनए है उसकी पैकेजिंग में मदद करते हैं, ठीक है। लैम्डा फेज हेड में जब हमने डीएनए को पैकेज करना होता है, पैक करना होता है, तब ये उसकी हेल्प करते हैं।
इट आल्सो कंटेन प्लाज्मिड और रीजन ऑफ रेप्लिकेशन। अब इसके पास प्लाज्मिड और रीजन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, सो दे कैन रेप्लिकेट एज प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया, ताकि वो एज ए प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट कर सके। इन दो वजूहात की वजह से इसका नाम कोजमिड है। कोज जो है वो कोहेसिव एंड्स की वजह से है, और जो हमारे पास मिड है वो प्लाज्मिड का एंड वाला जो है इसकी वजह से है। ठीक है, अब हमने क्योंकि फेज डीएनए का काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो निकाल दिया होता है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस या फिर रूम बच जाती है, इसलिए हम उसके अंदर लार्ज इंसर्ट्स को ऐड कर सकते हैं। मतलब जो हमारे पास फॉरेन डीएनए है हम उसका काफ़ी लार्ज पोर्शन उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। After inserting foreign DNA, the recombinant cosmids are packaged into phage particles in vitro. जब हमने recombinant DNA तैयार कर लिया तो उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, पैकेज कर देंगे फेज पार्टिकल्स के अंदर। जैसे हमने पिछली डायग्राम में देखा था, ये यहाँ पर देखिए आप, ये हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए था, उसको हमने पैकेज किया था। ठीक है, उसके लिए हमें फेज हेड की ज़रूरत थी और फेज टेल की, तो ये हमारे पास पैकेजिंग सिस्टम था उसका। These particles cannot replicate as phages. अब ये particles as a phage replicate नहीं करते because they have almost no phage DNA, but they are infectious. लेकिन फिर भी ये infectious हैं and carry their recombinant DNA into bacterial DNA, और अपना जो recombinant DNA उसको bacterial DNA में transfer भी करते हैं। अब वो replicate कैसे करते हैं, क्योंकि उनके पास plasmid और region of replication होता है जिसकी वजह से वो replicate करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास cosmid और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है M13 फेज वेक्टर, या फिर कह सकते हैं M13 फेज वेक्टर। जो M13 फेज वेक्टर है ये होता है फिलामेंटस, लॉन्ग होता है, थिन होता है। ठीक है, ये लॉन्ग थिन होता है और क्लोनिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको अगर हम डायग्राम से देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, तो हम इसकी डायग्राम पर जाते हैं पहले। अब ये हमारे पास है M13 फेज या फिर M13 बैक्टीरियोफेज की डायग्राम। ठीक है, और उसकी वर्किंग कैसे होती है, ये एज ए वेक्टर कैसे काम करता है। अब ये हमारे पास है फेज। ठीक है, M13 फेज है और उसके अंदर ये सर्कुलर डीएनए। अब एक हमारे पास साइंटिस्ट था जोशिम मैसिंग, और उसके जो कोवर्कर्स थे उन्होंने क्या किया, ये जो इसका सर्कुलर डीएनए है इसके अंदर जो हमारे पास पीयूसी सीरीज़ थी प्लाज्मिड्स की, उनके प्लाज्मिड में से जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स थी वो, और जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम था वो, उसके जीन्स को इसके अंदर किया इंसर्ट। ठीक है, और दूसरा वो कहते हैं कि शायद ऐसा है कि उन्होंने पहले M13 बैक्टीरियोफेज को प्रिपेयर करके उसके अंदर से जो इसके अंदर से जो यूज़फुल साइट्स थी उनको इंसर्ट किया है पीयूसी प्लाज्मिड जो हैं उनके अंदर। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स ही हैं। अब ये हमारे पास जो सर्कुलर डीएनए जिसके अंदर हमने ये ऐड कर दिए हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, ये अब आ जाएगा बैक्टीरियल सेल के पास। अब जो बैक्टीरियल सेल है इसकी सेल वॉल में हमारे पास अपेंडेजेस होते हैं एफ पीलाई, उनके ज़रिए ये जो हमारे पास इनका सर्कुलर डीएनए वो आ जाएगा बैक्टीरियल सेल के अंदर। बैक्टीरियल सेल के अंदर आने के बाद वो ये तो है सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन वो डबल रेप्लिकेटिव फॉर्म बना लेगा। ठीक है, ये हमारे पास डबल रेप्लिकेटिव फॉर्म आ जाएगी। अब ये जो डबल रेप्लिकेटिव फॉर्म आई है इसके अंदर जो होती हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट, वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस एंजाइम लगाएंगे कट, मतलब ये जो हमारे पास ये डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म है, ये डबल रेप्लिकेटिव फॉर्म है, इसकी जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट फर्ज कर लें ये है, यहाँ पर कट लगेंगे तो ये हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो डबल रेप्लिकेटिव फॉर्म आई है इसके ऊपर कट लग गए हैं, अब इसको हमने इसके साथ इंसर्ट करना है डीएनए को। ठीक है, जो फॉरेन डीएनए होगा या हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम इसके साथ कर देंगे लाइगेट। जब ये लाइगेट होगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको कर देना है इंसर्ट एक बैक्टीरियल सेल के अंदर, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जब ये बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएगा तो इसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगी, रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ये देखें ये क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में था तो इसके जो रेप्लिकेशन के बाद हमारे पास डीएनए हमें हासिल होगा वो भी क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ही हासिल होगा।
अब ये जो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में डीएनए हासिल होता है, ये हेल्प करता है हमारे पास साइट डायरेक्टेड मेटाजेनेसिस में। अब साइट डायरेक्टेड मेटाजेनेसिस एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम डीएनए के स्ट्रैंड में, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो प्लाज्मिड का होता है उसके अंदर, उसकी जीन्स के अंदर, ये डीएनए के अंदर हम मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं, और उन चेंजेस या मॉडिफिकेशन के बाद होने वाली जो तब्दीलियाँ आती हैं उसकी प्रोडक्ट्स के अंदर, स्ट्रक्चरल चेंज आया या फिर कोई फंक्शनल चेंज आया, हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास रेप्लिकेशन हो जाएगी, अब ये जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि ये हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर पेरेंट स्ट्रैंड है, और इससे जो बनने वाला स्ट्रैंड है, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी, वो उसको हमने शो किया पॉजिटिव के साथ। तो ये सारा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारे पास जो M13 है वो एज ए वेक्टर काम करता है और रेप्लिकेशन का प्रोसेस करवाता है, और क्लोन्स हैं वो रेडी हो जाते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में। अब जो लास्ट वेक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फेजमिड्स। तो फेजमिड ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। लाइक द कोजमिड्स इन डैट दे हैव करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ फेजेस एंड प्लाज्मिड्स, बिल्कुल कोजमिड्स की तरह फेजमिड्स भी फेजेस के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं और प्लाज्मिड्स के तौर पर भी। इन दोनों के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके पास। वन पॉपुलर वैरायटी गोज बाय द ट्रेड नेम पी ब्लू स्क्रिप्ट। अब इसकी जो पॉपुलर जो वैरायटी है वो है पी ब्लू स्क्रिप्ट या फिर PBS। लाइक द PUC वेक्टर्स, PBS हैज़ मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स इंसर्टेड इनटू द लैग जी जीन। जैसा हमारे पास PUC वेक्टर्स थे उनके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती थी उस DNA के सीक्वेंस के अंदर, जिसे हम लैग जी जीन बोलते हैं, इसी तरह PBS के अंदर भी मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती हैं लैग जी जीन में। So clone with the inserts can be distinguished by white versus blue staining with X-gal। अब ये जो हमारे पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट हैं, अगर इसके अंदर कोई एक्सटर्नल जीन या फिर DNA आकर अटैच हो जाता है तो हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय स्टेनिंग प्रोसेस, ब्लू वाइट स्टेनिंग, जो कि हम पहले प्लाज्मिड के अंदर भी पढ़ चुके हैं। The vectors also has origin of replication of single stranded phage F1। अब जो हमारे पास ये फेजमिड है इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है सिंगल स्ट्रैंडेड फेज F1। यही वजह है कि हमारे पास जो प्लाज्मिड है वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बना सकता है। ए सेल हार्बरिंग ए रिकम्बिनेंट फेजमिड। अब वो सेल जिसके अंदर रिकम्बिनेंट फेजमिड मौजूद है, अगर उस पर इन्फेक्ट हो जाता है या फिर वो इन्फेक्टेड हो जाता है F1 हेल्पर फेज से। ठीक है, ये जो हमारे पास F1 हेल्पर फेज है ये रोड शेप्ड फिलामेंटस फेज होता है हमारे पास। अगर ये रिकम्बिनेंट फेजमिड पर अटैक कर देगा तो ये क्या करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड फेज DNA की रेप्लिकेशन करवाएगा, उसको प्रोड्यूस करेगा और इसको पैकेज कर देगा। ठीक है, और इसके नतीजे में हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड फेजमिड DNA तैयार हो जाएगा। अब जो हमारे पास फेजमिड वेक्टर्स हैं इसके अंदर कुछ प्रोमोटर्स होते हैं। ठीक है, 2 प्रोमोटर्स होते हैं 2 डिफरेंट साइट्स पर। मल्टीपल क्लोनिंग साइट ऑफ फेजमिड वेक्टर्स इज़ फ्लैंक्ड बाय 2 डिफरेंट फेज RNA पॉलीमरेज प्रोमोटर्स। ठीक है, अब ये जो हमारे पास प्रोमोटर्स हैं ये होते हैं PBS हैज़ ए T3 प्रोमोटर ऑन वन साइड एंड T7 प्रोमोटर ऑन अदर साइड। ये इसके पास 2 प्रोमोटर्स होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास PBS वेक्टर की डायग्राम है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनाता है। वो कैसे बनाता है, क्योंकि हमने कहा था इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड फेज F1 का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को बनाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सारी मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं और ये हमारे पास एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस जीन वाली साइट है। ठीक है, अब इसके पास हमने कहा है कि 2 प्रोमोटर्स होते हैं, एक तो होता है T7 फेज प्रोमोटर और दूसरा होता है T3 फेज प्रोमोटर। ठीक है, अब ये हमारे पास DNA है ना, डबल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA से हमारे पास बनता है RNA। अब ये जो हमारे पास दोनों प्रोमोटर्स हैं ये अलाउ करेंगे कि ये डबल स्ट्रैंडेड रिकम्बिनेंट फेजमिड DNA को बनाएं या उसको आइसोलेट करवाएं और उसको ट्रांसक्राइब करें किसमें, RNA ट्रांसक्रिप्ट्स में। ठीक है, तो ये था हमारे पास फेजमिड और उनका जो है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को बनाने का सारा मैकेनिज़्म कि वो कैसे सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को बनाते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे वेक्टर्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।